तो क्वेश्चन 28 की रिक्वायरमेंट देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन है तीनों की रिक्वायरमेंट सेम है। अगर आप रिक्वायरमेंट इसकी में देखें, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज एट, आल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैश शॉर्टेज इफ एनी। कहते अगर कोई कैश में शॉर्टेज है तो वो भी बताएं। और ये सिंगल एंट्री का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मतलब जिसमें वो कैश मिस अप्रोप्रिएशन, कैश डिफॉल्केशन, ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। और ये ही चीज वो एनपीओ के अंदर मिक्स करके भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट तक की इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बाकी सीधी सीधी चीजें होती है। मिस्टर राजी, अ सोल प्रोप्राइटर, रन अ स्मॉल बिजनेस। On 30th June 15, he realized that his cash and bank balance have reduced considerably. उसे जून 2015 में पता चला कि उसका कैश और बैंक में जो पैसे पड़े वो तो बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। He suspected that one of his employee is involved in misappropriation. उसे लगता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर उसको शक है। He has provided you the following information. किस दिन उसको पता चल रहा है जी? जून 2015 के अंदर। और आपको वो डाटा किस डेट का दे रहा है? 1 जुलाई 14। मतलब क्या ब्रॉड होने, कैश एंड बैंक, डेटर्स, स्टॉक, लैंड, इक्विपमेंट। और उसने कहा कि ये इक्विपमेंट खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2014 को, मतलब जुलाई से 3 महीने पहले। एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 600,000 और 585 उसकी वैल्यू है। क्रेडिटर्स, accrued expenses, मार्केटिंग, यूटिलिटीज, सैलरीज और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस। accrued है तो मतलब ये सारे पेएबल है। फिर वो कह रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर, यानी पूरे साल की रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स 1728, receipts from debtor 4475, payment made to creditors, payment marketing expense, utility expense, salaries के लिए और other miscellaneous expense। और एक उसने पेमेंट किया है कि कोई आपने इक्विपमेंट खरीदा है 1 अक्टूबर 2014, मतलब जो ऊपर वाले बैलेंस पड़ा है वो ब्रॉड ऑन है इक्विपमेंट का, और ये एडिशन है। ड्राइंग्स बाय मिस्टर राजी 125,000। तो सबसे पहले वो कहता है कि राजी मेक 35% मार्जिन ऑन ग्रॉस सेल्स, however during the year he offered 5% discount on credit sales and 10% discount on cash sales. 70% of his total sales were on credit. अब ये चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, उसने सीपीएस दे दिया और सीपीएस चेंज करके दिया। सीपीएस अगर आपको लगाना आता है ना तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एक्चुअल बिल फॉर द ईयर, मार्केटिंग एक्सपेंस का और यूटिलिटी एक्सपेंस का और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसके तो लेजर बना लोगे ना, ब्रॉडन भी गिवन है, पेमेंट फॉर द ईयर भी गिवन है, और यहां पर आपको कैरिड ऑन भी एक तरह से मिल गया। सैलरी ऑफ द स्टाफ 52,000 पर मंथ, तो 52 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फॉर द ईयर सैलरी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा? फॉर द ईयर। पेमेंट गिवन है फॉर द ईयर और ब्रॉड ऑन भी गिवन है, कैरिड ऑन भी फाइंड हो जाएगा। देखिए बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपको पेमेंट गिवन है, ऊपर आपको ब्रॉड ऑन गिवन है। ये वो कहता है कि आपकी सैलरी है 52,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर द ईयर सैलरी आ जाएगी। बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी उसने आपको दे दिया। क्लोजिंग बैलेंस 1167, कहता है 150 यूनिट्स हैं जो 1500 ईच, which was damaged and Razi incurred 900 per unit
in July to bring them into saleable condition. ये तो सीधा सीधा आपका IS2 है, इन्वेंट्री, कि जब कोई स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे हो तो हम लेते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। राजी डेप्रिशिएट इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 10%। तो उसने हमें यह भी बता दिया कि वो सारे 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करता है, मतलब 10 साल उनकी लाइफ बनती है। ओके की बात कहता है कि एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाए। अब इसमें एक तो ये तरीका कार है ना, जो आप सिंपल तरीका करते हो, आप अपने तरीके में रहना, क्योंकि आए क्या हर दफा एक नए तरीके से सवाल करता है और एक नया कॉन्सेप्ट देता है। अगर आपको वहां पर अपना कोई तरीका समझ लग रहा है तो वही तरीका इस्तेमाल करो, वरना जो आपने फिक्स पैटर्न रखा हुआ है ना, उस पे सवाल हल करके आ जाएगा। अब फिक्स पैटर्न क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन किस तरह से है। इस क्वेश्चन के अंदर हम सेल भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डेटर्स का सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, परचेज भी फाइंड कर सकते हैं, क्रेडिटर की सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर उसने कैश मिस अप्रोप्रिएट किया हुआ है। जो आईकैप का पैटर्न है, मैं वो आपको जरी सी बात है वो करवाऊंगा ताकि लोग सारे उस पर सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन पेपर में उस वक्त कौन सा पैटर्न करना है वो आपने अपना रखना है कि जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, और जरूरी नहीं कि अगर आपसे सेल नहीं फाइंड हो रही तो छोड़ दो, एक्सपेंसेस वाली लिस्ट पूरी करो, जो जो पूछा है, जो जो चीजें हमसे फाइंड हो रही हैं वो चीजें फाइंड कर, और जो जल्दी जल्दी हो रही है। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस की लिस्ट सारी गिवन है और इजीली फाइंड भी हो रही है, वो फाइंड कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल जो आपसे फाइंड हो रही है वो फाइंड कर लो, लेकिन साफ सुथरी वर्किंग करके। लेकिन हम तो आई कैप के जो सजेस्टेड सोल्यूशन दिया हुआ था, तो उस हिसाब से आई कैप क्या करता है कि रिसीवेबल का बैलेंस खुद फाइंड करता है और जो गिवन है उसके साथ कंपेयर करता है और कहता है देखो आया इतना बैलेंस है लेकिन लिखा इतना हुआ है, तो बाकी उस इंप्लाई ने चोरी कर लिया। फिर इसी तरह पेमेंट टू क्रेडिटर वो खुद फाइंड करता है और उसको कंपेयर करता है क्वेश्चन में गिवन कैश से कि पेमेंट एक्चुअल में इतनी की हुई है, लिखी इतनी हुई है, तो बाकी जो डिफरेंस है वो एम्प्लॉय ले गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आई कैप का सोल्यूशन है ना। बट आपने क्या करना है, अगर पेपर में ये सवाल आ जाए तो सबसे पहले अपने सिंपल डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट सारा बनाकर एंड पे कैश बुक बना लेंगे, और जो कैश बुक का डिफरेंस आएगा ना वो कैश मिस अप्रोप्रिएशन होगा, कि जब भी वो कैश लॉस फाइंड करेगा तो ज्यादातर आप कैश बुक से फाइंड कर लिया। और इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट बात गिवन है तो वो डायरेक्ट मिस अप्रोप्रिएशन गिवन है तो वो लेनी है, और दूसरी कैश बुक से। और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब इससे में हमने क्या किया, बल्कि मैं आपको आई कैप के सोल्यूशन की वो सजेस्ट कर रहा हूं फिलहाल, तो यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। कहता है रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल 17,28,000। अब अगर हम इससे सवाल शुरू करते हैं, देखिएगा जरा, आपके पास सीपीएस बनाते हैं 30% मार्जिन, 35% बनाओ जरा, 35% मार्जिन पे नॉर्मल सेल। हाँ जी, नॉर्मल सेल्स C प्लस P इज इक्वल टू S। क्या करेंगे, 65 प्लस 35 इज इक्वल टू 100। ये तो आप सबको बनाना आता है ना, yes। ये है हमारी नॉर्मल सेल्स। उसके बाद आगे बढ़े, वो कहता है however during the year he offered 5% discount on credit sales and 10% discount on cash sales। कहता है कि वो 5% डिस्काउंट देता है क्रेडिट सेल्स वालों को और 10% डिस्काउंट देता है
कैश सेल्स वालों। इसका मतलब है डिस्काउंट लगा जो लगता है ना, वो हमेशा याद रखें सेल को अफेक्ट करता है और प्रॉफिट को। कॉस्ट को इफेक्ट तब करेगा जब वो खुद कहेगा कि कॉस्ट में मसला है। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स के लिए हम बना लेते हैं, क्रेडिट सेल्स पे 5% डिस्काउंट है तो 100 का 5% ले लें। अब सेल कितनी होगी, क्योंकि 5% रुपए कम हो जाएगी, कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती। और अगर इसको पूरा करना है या 30 आ जाए, 5 रुपए प्रॉफिट कम हो जाएगा डिस्काउंट देने से। कैश सेल्स के ऊपर आप 10% डिस्काउंट देते हो। अब अगर कैश ये 65 रहेगा, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का 10% लेंगे तो 10 रुपए माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 25। ओके होगी बात। अब जरा सवाल को लेकर चलते हैं। अच्छा, जब डिस्काउंट वगैरह गिवन हो ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल चेंज नहीं हो रही होती, कॉस्ट ऑफ सेल वही होती है, कॉस्ट ऑफ सेल वही रहती है। अब हमारे पास जो गिवन है, जो हमने जहां से डेटा उठाना है, हमारे पास गिवन है कैश सेल्स एक, इसको हम अज्यूम करते हैं ये बिल्कुल ठीक है। ये भी एक अजम्पशन ही आया क्या आपकी तरफ से। किसी तरह में सवाल शुरू हो सकता है, आप क्रेडिट सेल से भी सवाल शुरू कर सकते हो, डेटर का लेजर बना लें, क्रेडिट सेल फाइंड कर लें। अब हम कट्ठी सेल फाइंड नहीं करेंगे, हम नॉर्मल कट्ठी सेल फाइंड कर लेते हैं ना लेजर रिसीवेबल के लेजर से। अब नहीं, क्योंकि उनकी परसेंटेज अलग अलग है। अब सिंपल कैश सेल्स को करते हैं। आपके पास कैश सेल्स गिवन है 17,28,000, ऐसा ही है, अमाउंट मुझे वेरीफाई करते जाना। 17,28,000। क्या आप इस अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हो? सेल गिवन है, लेकिन इस अमाउंट से मुझे ये बताओ कि सीटीएस 3 है, कौन सा सीटीएस लगेगा? कैश सेल्स वाला। कौन सा सीपीएस लगेगा? कैश सेल्स वाला। मतलब ये जो 17,28,000 है, ये 100 नहीं है, ये 95 भी नहीं है, ये क्या है 90 है। हम इसको 90 पे डिवाइड करेंगे और 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? कैश सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ कैश सेल्स। हाँ जी, 17,28,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 65, 1248,000। डन। अब जरा आगे पढ़ें, क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है? 70% ऑफ द टोटल सेल्स वर ऑन क्रेडिट। 70% सेल्स क्रेडिट पे आए, तो इसका मतलब है 30% सेल्स कैश पे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आई है ये 30% है, और कॉस्ट ऑफ सेल से दिया क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल चेंज नहीं है, बाकी सेल्स तो चेंज है ना। क्रेडिट सेल की परसेंटेज कोई और है, नॉर्मल सेल कुछ और है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर ये 30% कॉस्ट ऑफ सेल है, तो अगर मैं इसको 30 पे डिवाइड करके 70 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए, और उसके ऊपर क्रेडिट सेल्स का सीपीएस अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स भी आ जाएगी। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, पहले यहां तक ठीक है। सबसे पहले हमने सारे सीपीएस बना दी, कोई एक फिगर ले ली और उससे अपना सवाल शुरू कर दिया। कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कैश सेल्स ले, आप डेटर का लेजर बनाकर क्रेडिट सेल्स भी ले सकते थे। आपका जवाब का तरीकाकार और होगा, सवाल आपने बस हल करना होता है। अब हमारे पास आ गया 1248000, ये है कैश सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल, और जो कि 30% है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल।
और अगर 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स 2912 टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 4160,000 और मुझे क्रेडिट सेल्स भी फाइंड करके दे दो ताकि एक ही दफा फिर कोई और काम करें। क्रेडिट सेल्स डायरेक्ट कोई फाइंड करके दे सकता है? कौन सी वैल्यू पिक करोगे? 2912,000। ये क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल है, डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 95। 4256,000। हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ गई, कैश सेल्स आ गई, उन दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, हम ग्रॉस प्रॉफिट की हद तक पहुंच गए। लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी है, एनआरवी एडजस्टमेंट। अगर वो ना हो तो फिर यही जवाब आपका है, ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू कर सकते हो आप, सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। लेकिन अगर आप शुरू भी कर दो तो वो क्या करेगा? 5 नंबर अगर इस हद तक हैं तो वो 0.5 मार्क्स काट लेगा। लेकिन अगर हम उसको भी देखते हैं, हमने तो अभी सवाल हल करे, कौन से एग्जाम में बैठे, तो चलते हैं जरा यहां पर देखें कि वो कहता है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गलत है। गलत नहीं, 1165,000 है। इट इंक्लूड, इसमें शामिल है 150 यूनिट जिसकी कॉस्टिंग 1500 है, लेकिन उसके ऊपर which were damage and Razi incurred 900 per unit to bring them into saleable condition। उसके ऊपर 900 रुपया लग रहा है उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, और हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। अब पीआरसी की बातें मैं आपको दोबारा याद करवाता हूं। याद रखिए कि जो अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप चेंज कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर दो, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमने जो अभी सवाल हल किया है उसमें कहीं हमने एनआरवी को कंसीडर किया है? जो जितना है जिस हद तक हमने किया है, हमने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की, सब कुछ किया। और जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वो लोअर ऑफ कॉस्ट इन एनआरवी में पड़ा हुआ है या अभी हमने करना है? तो इसका मतलब है जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड किया है उसके अंदर एनआरवी की एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो याद रखें, आप लोगों को एक एंट्री याद होगी एनआरवी लॉस की, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर प्लस कर देना, क्लोजिंग स्टॉक में जाकर माइनस कर देना। कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर प्लस कर देना और स्टॉक में से जाकर माइनस कर। अब अगर तो आपका स्टॉक, आपके स्टॉक की वैल्यू 1500 कम आ रही है, एनआरवी 1500 से ज्यादा आ रही है, तो फिर तो है ठीक। लेकिन अगर एनआरवी कम आ रही है तो फिर तो हमें स्टॉक कम करना पड़ेगा ना। देखते हैं क्या तरीकाकार होता है जी। कॉस्ट ले लेते हैं, एनआरवी ले लेते हैं। कॉस्ट है मेरे पास 1500 पर यूनिट, मुझे एनआरवी बताओगे जरा कैसे बोला? बड़ा दिमाग चाहिए होता है ऐसे सवाल करने के लिए। किस में से? ये पड़ा हुआ सवाल। 1500 कॉस्ट है जी, 900 रुपए उसके ऊपर खर्चा आता है उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, तब वो सेल होगा अपनी असली हालत में। तो एनआरवी की डेफिनेशन क्या होती है? कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंस या सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस? एनआरवी की डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंस या रिपेयर एक्सपेंस। 900 क्या है? सॉरी 1500 क्या है? कॉस्ट है। ऊपर सीपीएस इतने सारे गिवन है, कोई एक नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर सीपीएस गिवन है ना, तो इसके ऊपर डिस्काउंटेड सीपीएस लगाओगे या नॉर्मल सीपीएस लगा दोगे?
देखिए ना, डिस्काउंटेड अगर बात करेगा तो डिस्काउंटेड, वरना वो तो एक्चुअल सेल की बात कर रहा है ना। चलो जो बताओ, ये ना, ये वो फ्यूचर में कैश पे सेल करेगा या क्रेडिट पे करेगा? तो 1500 को डिवाइड कर दो 65 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी सेल वैल्यू आ जाएगी 2307, माइनस कर दो 900 तो एनआरवी आ गई 1407। अब बताओ, आपने स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रखेंगे, तो बताओ किस पे रखोगे? अच्छा, ये 1408 आ रहा था या 07 आ रहा था? राउंड ऑफ करेंगे तो 8 कर दो ना इसको। हाँ जी, 14, और उसने लिखा हुआ है 1500 पे, 1500 पे लिखा हुआ है, 1408 पे लिखना है, तो कितना स्टॉक कम करोगे? 92 से 1 यूनिट, और टोटल यूनिट कितने हैं? 150, तो मल्टीप्लाइड बाय 150, 13,000। अब इस 13,800 की जो एंट्री पास होनी है वो होनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, मतलब स्टॉक में से माइनस कर देना और कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड कर देना। अब आपके पास सारी चीजें आ गई, स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट तक हमारा काम हो चुका है। मतलब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरे पास सेल्स का टोटल बता दो, वर्किंग का रेफरेंस जरूर देना पेपर में, वरना इतनी खिचड़ी में उसे कैसे पता चलेगा। और हर वर्किंग के नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दिया करो, फिर वर्किंग का आगे वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, इस तरह से दिया करो। हाँ जी, सेल्स दोनों को प्लस करके 598400 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। जितनी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की है उसमें 13,800 ऐड कर दो, क्योंकि ये जो एनआरवी की एडजस्टमेंट है ये हमने बाद में की है। तो जितनी कॉस्ट ऑफ सेल 4160 आ रही थी, आई थिंक 41462 प्लस करके माइनस करें, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल में तो प्लस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है 4173800, ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया? 1810,200। अब आगे फर्दर हमने क्या करना है? एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, अदर इनकम कोई है तो वो ऐड कर देनी है, बाकी सारा काम वही करना है। तो सबसे मेन टारगेट ये था। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो आई कैप ने की हुई है, क्योंकि हमने ये आई कैप के तरीके से किया। अब हम बना लेते हैं, क्योंकि हमने मेन कैश शॉर्टेज भी फाइंड करनी है। ये तो इनकम स्टेटमेंट तो अब बन जाएगी, अब जितनी शॉर्टेज आएगी वो हमने एक्सपेंसेस में भी लिखनी है, तो इसलिए हमें शॉर्टेज का पहले पता होना जरूरी है। हम बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल का लेजर, और वहां से देखते हैं कि डेटर से कैश आया कितना है। तो अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना लो। ब्रॉड ऑन कितना है क्वेश्चन के अंदर? कैरिड ऑन तो यहां पर गिवन था बैलेंस ऑफ डेटर्स 1091 1091,000। ब्रॉड ऑन कितना है? 1560,000। अब क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड कर ली है, ऐसा है ना? क्रेडिट सेल्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो क्रेडिट सेल्स कितनी है? 291। सिर्फ क्रेडिट सेल्स बतानी है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स बताओ ना, क्योंकि आप कैश सेल्स का परसेंटेज ही लगा। कितनी है? 425,600। अब यहां से फाइंड कर लो कि आपके पास कैश फ्रॉम डेटर कितना आया है। हालांकि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो गलत है, क्योंकि एक एम्प्लॉय ने कुछ कैश मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। 4725 कितना? 4725,000।
000। एक्चुअल में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर कितना है जरा बताएं, जो उसमें लिखा हुआ है 44। अब जरा सुनिए, कैश असल में आ रहा था 4725,000, लेकिन बैंक में लिखा कितना हुआ है 4475,000। तो जो ऊपर वाला कैश है डेटर ने तो दे दिया है, लेकिन वो गया किधर, वो एम्प्लॉय ने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। तो हमने देखना है कैश कंसील या मिस अप्रोप्रिएट ऑफ डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स 4725,000 माइनस 4475,000। तो डेटर्स का कैश 2,50,000 डेटर वाला कैश मिस। ये जरूरी नहीं जो पैटर्न हम कर रहे हैं आपने ये पैटर्न करना है। अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं कभी भी इस साइड पर सोचता भी ना। मैंने सिंपल क्या करना था, पहले सारे रिसीवेबल पेबल लेजर बनाकर मैंने सारा कुछ कैश अकाउंट से फाइंड करना था, और कैश अकाउंट का ये 2,50,000 का डिफरेंस भी उसके अंदर आ जाना था। वो सारा डिफरेंस आंसर बराबर आना था, वो सारा कैश बुक में चला जाना था। जब तक क्लियर कोई मैसेज ना होना क्वेश्चन के अंदर, तो कैश बुक ही कैश मिस अप्रोप्रिएशन का बेस्ट हल होता है। अब आगे चलते हैं। ऐसा करो, स्टॉक का लेजर बनाकर मुझे क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ गई है, स्टॉक का लेजर बना लेते हैं, वहां से हमारे पास परचेजेस आ जाएंगे, और परचेजेस लेकर जाएंगे अकाउंट पेएबल के लेजर में, वहां से फाइंड करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर, और वो भी अगर डिफरेंस आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स का तो वो भी कैश मिस अप्रोप्रिएशन। तो चलते हैं, क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए जितना कैश चोरी हुआ है वो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमने लॉस में लिखना है जाके। अकाउंट पेएबल का लेजर बना है, सॉरी पहले स्टॉक का लेजर बना लें। हाँ जी, स्टॉक का ब्रॉडन कितना है क्वेश्चन के अंदर 856,000 और कैरी डाउन कितना है माइनस करके लिखेंगे 1167 है ना, और इसमें से 13,800 माइनस कर देंगे 1153,200। कॉस्ट ऑफ सेल वो क्वेश्चन में हम फाइंड कर चुके हैं 4173। तो जाहिर सी बात है आपने एंट्री पास किया कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और असल में तो वो एक जगह से माइनस होकर दूसरी जगह में प्लस किया हुआ, ठीक है। और कोई ऐसी स्टॉक के अंदर कोई मिस अप्रोप्रिएशन, कोई नॉर्मल लॉस टाइप चीज अगर है तो बताएं, वरना इसको क्लोज करें, आपके पास परचेजेस आ जाए। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी 4471,000 4471,000। ओके होगी बात, ये हमारे पास परचेज आ गया। आई कैप हमेशा इसको स्टेटमेंट फॉर्म में निकालता है, वो जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक नीचे कॉस्ट, वो इस तरह से निकालता है, क्योंकि हमारी लेजर की प्रैक्टिस होती है तो इसलिए हम लेजर से फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास अकाउंट पेएबल का लेजर बनेगा, और अकाउंट पेएबल के लेजर से ये मुझे आपने बताना है कि हमने सप्लायर को पेमेंट्स कितनी की है। ब्रॉड ऑन कितना है अकाउंट पेएबल का, अकाउंट क्रेडिट कैरिड ऑन तो यहां पर गिवन है ना 1195 अब ब्रॉड ऑन बताएं कितना 1348। हाँ जी, परचेजेस कितनी हमने फाइंड की हैं 4471,000। क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश पेड टू सप्लायर
कैश पे टू सप्लायर कितना 4624 4624 एक्चुअल में हमने पेमेंट जो की है 4624 की है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पेमेंट कितनी शो हो रही है 4774। इसका मतलब है कम शो हो रही है या ज्यादा शो हो रही है? हमने तो इतनी पेमेंट की है। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या है? कैश मिस अप्रोप्रिएशन। तो कितना डिफरेंस आ गया? 150,000। मतलब जो कैश मिस अप्रोप्रिएशन फ्रॉम क्रेडिटर्स, मिस अप्रोप्रिएशन फ्रॉम क्रेडिटर्स, वो अमाउंट कितनी गिवन है? 150,000। नहीं, टोटल अमाउंट कितनी गिवन है वहां? 4774 माइनस 4624 000 150,000। सर हमारे पास हमने कैरी डाउन में से भी माइनस किया 13800 और कोर्स ऑफ सेल में ऐड किया। अगर अदरवाइज देखा कि वो तो इफेक्ट कैंसिल क्यों हो रहा है? हाँ, तो आप कहते हैं गलत तरीके से करते हैं। आपने तो एंट्रीज पास करते जाओ ना, जहां जाओ जिसके इफेक्ट है लेते जाओ। ठीक है, अच्छा ये अब हमारे पास हो गया 150,000 कैश मिस अप्रोप्रिएशन। अब दो घपले हमने पकड़ लिए, 2,50,000 रिसीवेबल का बैलेंस गलत लिखा हुआ है और 1,50,000। ये जरूरी नहीं था कि बिल्कुल ये पैटर्न करते, ये मुश्किल पैटर्न है। आसान पैटर्न क्या होता, हम सिंपल अपना तरीकेकार से करते, सेल कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेते, कैश बुक से जितना डिफरेंस आता वही लिख देते बस। लेकिन आई कि आपने ये तरीकाकार किया हो। अब हमारे पास एक चीज और रहेगी, बाकी हम सारे लेजर पर टाइम लगेगा। एक्सपेंसेस के 4 लेजर बनने हैं, क्योंकि 4 एक्सपेंसेस के ब्रॉड ऑन कैट ऑन की बस। अब आई कैप में एक बड़ा जबरदस्त तरीकाकार है, वो मैं आपको उधर से दिखा देता हूं। अब चाहे तो वो कर लेना और चाहे तो आप आई कैप वाला कर लेना। देखें हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस का क्या किस तरह से लेजर बनता है? कोई भी एक्रूड एक्सपेंस हो, इधर आता है ब्रॉड ऑन, इधर आता है कैरिड ऑन, इधर आता है कैश और इधर आता है एसओपीएल। ऐसा ही है। यस। पहले हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते थे हमें चाहिए होता था कैश पेड, ऐसा ही था ना? यस। हम करते थे ब्रॉड ऑन प्लस एसओपीएल माइनस कैरिड ऑन, हमारे पास आ जाता था कैश। बताओ भला कौन सा एक्रूड इंटरेस्ट वाली बात? यस। वो जब इंटरेस्ट पेड फाइंड करते थे क्या फार्मूला लिखते थे? ब्रॉड ऑन प्लस एसओपीएल माइनस कैरिड ऑन। बिल्कुल यही तरीका का था। अब हमें चाहिए होता है एसओपीएल। अब हमें क्या चाहिए होता है? एसओपीएल। तो हम ऐसा ना करें कैरिड ऑन प्लस कैश माइनस ब्रॉड ऑन, क्योंकि जो चीज चाहिए होती है दोस्त के साथ वाली चीज को दूसरी साइड पर लेकर चले जाते। ऐसा करना जरूरी नहीं है, अगर टाइम है तो ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन अगर आप लोग ये कर सकते हो तो कर लिया करो। अब अगर मैं यहां पर, क्योंकि ये सारा काम हमने नहीं करना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। यहां पर आप देखिए सारे एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है, जो चीज आपको मुश्किल लगेगी वो मैं खुद करवाऊंगा। ये देखें, मार्केटिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरी और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस। उसने क्या किया? एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, फिर क्या लिख दिया? एक्रूज, फिर लिख दिया पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, और ये लिख दिया एक्रूवल्स। अब इसमें से जो चीज आपको चाहिए होती है, ये स्टेटमेंट का सबसे बड़ा, आप ये 4 बातें लिखी हुई है ना, इन चारों में से कोई एक चीज आपको गिवन, ये मिसिंग होगी, बाकी आपको गिवन होती। जो चीज चाहिए ना, बाकी चीजें दूसरी साइड पर जाकर माइनस करते। अब इस गिवन क्वेश्चन के अंदर ना आपके पास कैरिड ऑन नहीं है। कैसे पता चला? ब्रॉड ऑन गिवन है, वो क्वेश्चन के अंदर चले जाकर देख लेंगे, ताकि ना मैं वेरीफाई करवाता जाऊं। ये आपके पास सारे ब्रॉड ऑन गिवन है।
एक्रूड का, मार्केटिंग का, यूटिलिटी का, सैलरीज का और मिसलीनियस का। ये कौन सा ब्रॉड हो, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो अक्रूड ही पड़े होते हैं ना। फिर ये पेमेंट्स आ गई, पेमेंट्स किसकी बताई हुई है, मार्केटिंग हो गई, यूटिलिटी हो गया, सैलरी हो गया, मिसलीनियस हो गया, ब्रॉड ऑन भी मिल गया, फॉर पेमेंट भी मिल गई, ये पेमेंट है। अब यहां पर आए, वो कहता है एक्चुअल बिल फॉर द ईयर, एक्चुअल बिल फॉर द ईयर मतलब इतना एक्सपेंस एक्चुअल में था उस साल का, तो ये अक्रूड नहीं है, ये एसओपीएल है, ये फॉर द ईयर। अब फॉर द ईयर आपको किस किस का मिल गया, मार्केटिंग का मिल गया, यूटिलिटी का मिल गया, अदर मिसलीनियस मिल गया, और 52 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। इसका मतलब है चारों एक्सपेंसेस की 3 बातें मिल गई, और एक बात हम फाइंड कर लें। अगर हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे वो भला कौन सी वैल्यू आएगी, यही वैल्यू जो गिवन है, ये 200, 250, 100 और 52 को 12 से मल्टीप्लाई कर, और इसके जो कैरिड ऑन फाइंड होंगे वो जाएंगे एसओपीएल के, सॉरी एसओएफपी के अंदर, करंट लायबिलिटी। ये बात हो जाएगी, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैश मिस अप्रोप्रिएशन कितनी है, कैश मिस, देखिए बाकी चीजें क्या 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 चीजें हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाएगी, एक ब्रॉडर पड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, और एक एडिशन है, दोनों की डायरेक्शन फाइंड करके एक्सपेंस में भी लिख देंगे और अपने एसेट में से माइनस भी कर देंगे। ये आपने खुद कर लेना है, ये चीज हमने कर ली है। उसके बाद अब हम कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट के लिए कैश बुक बनाते हैं, ये हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया, क्योंकि इसका तो कैरिड ऑन हमने फाइंड कर लेना है। क्या करना है, आपके पास ब्रॉड ऑन गिवन है, रिसीट्स उसमें क्या करोगे, प्लस करोगे, पेमेंट क्या करोगे, माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कैरिड ऑन। तो इसका मतलब है जो कैश मिस अप्रोप्रिएशन है वो आपकी 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख है। जो कैश मिस अप्रोप्रिएशन है वो कितनी है, 2.5 लाख है और 1.5 लाख है, क्योंकि कैश का अगर कैरिड ऑन होता, अगर कैश बुक का कैरिड ऑन होता तो कैरिड ऑन लिखते तो फिर कोई डिफरेंस आता। अब यहां पर तो क्या फाइंड होना है, कैरिड ऑन। खत्म हो गया सवाल आपका। अगर आपने इसको, क्योंकि हमने आगे भी 2 सवाल कोशिश करनी है करने की, तो मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूं। देखिए आपकी सेल्स यही है 5984 जो अभी हमने फाइंड की है, और हमने कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट फाइंड की थी, वो क्या थी 4178। ये ओके है, यहां ही सवाल था, बाकी कुछ भी नहीं था। मार्केटिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंस ओके है वो चारों। डेप्रिसिएशन ये शुरू वाले का बुक वैल्यू पे नहीं लेनी, कॉस्ट पे लेनी है। उसकी वजह क्या है भला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और ये एडिशन की डिडक्शन आ गई, WDV उसकी बुक वैल्यू को कहते हैं, WDV बुक वैल्यू का नाम है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो डेप्रिसिएशन क्योंकि बुक वैल्यू पे लेते हैं ना, तो इसलिए उसको WDV मेथड भी कहते हैं। तो WDV बेसिकली बुक वैल्यू को कहते हैं। और ये शॉर्टेज आ गई 1.5 लाख और 2,50,000। खत्म हो गया सवाल, हो जाएगा। आगे इसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें, वो तो आपने अब खुद ही करनी है। लैंड डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगी, 6 लाख का पुराना एसेट, 2,50,000 का नया, और लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप डायरेक्ट बुक वैल्यू भी लिख सकते हो। स्टॉक में से 13,800 माइनस किया, ये आपको पता है। डेटर्स हो जाएगा। बैंक का कैरिड ऑन कैसे फाइंड किया, ब्रॉड ऑन प्लस रिसीट माइनस पेमेंट्स, ये खुद फाइंड कर लोगे। इक्विटी ये ड्राइंग्स गिवन है, बाकी सारा क्वेश्चन गिवन है। ये एक्रूड एक्सपेंसेस का टोटल करके लिख देना। और ये कैश में शिफ्ट, ये भी उसकी सोल्यूशन का हिस्सा था कि 2,50,000 डेटर का और 1.5 लाख अकाउंट पे है। अब चलते हैं अगला सवाल, बिल्कुल इसी नेचर का। सबसे जो आपको मुश्किल आएगी वो सीपीएस में आएगी, इसलिए मैं वो करवा देता हूं, बाकी आप लोगों ने खुद करना है सवाल।
फिर भी कोई मसला आता है तो एक वॉइस नोट के साथ पूछ लेना, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट मेरा प्लान है वो एक डिफरेंट प्लान है, तो इसलिए अभी आप लोग अपने मॉक्स की भी तैयारी करोगे। हाँ जी, रहील रन्स अ रिटेल बिजनेस। He appointed a cashier at a monthly salary 13,000 रुपए on 1st April 2016. The cashier did not report for work on 1st July 2016. लाओ जी, एक भाई साहब को आपने 1 अप्रैल 2016 को अपॉइंट किया, 1 जुलाई 2016 को वो आया ही नहीं। कितने महीने बाद नहीं आया? 3 महीने। And it was found that he had left, taking with him the balance in the till. पता till किसे कहते हैं? गल्ले को। गल्ले में जो भी पैसा पड़ा था वो ले गया। इसका मतलब है कैरीड ऑन जो भी आएगा, जो एक्चुअल में कैरीड ऑन होना चाहिए कैश का, वो भाई साहब के पास है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैश मिस अप्रोप्रिएशन। आगे, it had been Rahil practice to deposit to each weekend the available balance in the till after retaining a float of ₹5,000. उसका ये तरीका कार होता था कि वो 5,000 गले में रखता है। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि 5,000 का बैलेंस मेंटेन रखता है, और बाकी जितने पैसे इकट्ठे होते थे उसने कहा था कि आपने बैंक में जमा करवा दें। He maintained records of sales on credit and a file of unpaid invoices in respect of goods purchased by him. वो इस तरह का अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है। The following information has been ascertained from the available record. Balance sheet 31 मार्च 2016 की। ये किस दिन की बैलेंस शीट है? उसकी ज्वाइनिंग से पहले, 1 अप्रैल को वो ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो उसके हैंडओवर जो हमने किया है ना रिकॉर्ड, वो ये है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है। ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस का ब्रॉड ऑफ है। ये क्रेडिटर का हो गया, और रहील का कैपिटल। फिक्सचर एंड फिटिंग WDV मतलब ये उसकी बुक वैल्यू बताई हुई है। ये ना समझना कि उसका डेप्शन का मेथड बताया हुआ है, ये उसकी बुक वैल्यू बताई हुई है। इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, आपके पास से सारे क्या हैं? ब्रॉड ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन ही होते हैं। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ बैंक स्टेटमेंट। उन 3 महीनों की उसने हमें समरी दे दी कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में तो घपला नहीं होगा ना। बैंक स्टेटमेंट में तो वही बातें नजर आएंगी ना जो बैंक में हमारे पैसे गए और बैंक से पैसे हमने विदड्रॉ करवाए। 1 अप्रैल को 76,000 पड़ा हुआ था। कस्टमर का कैश जो ऐड कर 29,000 कस्टमर की तरफ से ऐड हुआ, और जो हमने कैश डिपॉजिट करवाया इन 3 महीनों में वो 6,27,000। पेमेंट टू सप्लायर 604,000। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, ये रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस पेमेंट का कौन सा लेजर बनेगा भला? वो एक्रूड एक्सपेंस का। वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, वो जो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है ना, वो बेसिकली क्या है? एक्रूड एक्सपेंस। ये सारी पेमेंट्स आ गई, बैलेंस भी कैरिड ऑन आ गया। द फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेड फ्रॉम द टिल। टिल का मतलब होता है कैश पेमेंट। जो ऊपर पेमेंट्स है और रसीट्स हैं वो चेक के जरिए, और ये पेमेंट्स और रसीट कैश के जरिए। सैलरी टू कैशियर 13,000, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? अब हम क्या करेंगे? इन सब को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि 3 महीनों का काम करने लगे हम। सैलरी टू कैशियर, रहील्स की ड्राइंग्स और पैटी एक्सपेंसेस। आगे कहता है फिक्सचर एंड फिटिंग आर डेप्रिशिएटेड 10% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जिंदगी आसान होगी। WDV गिवन है, उसके ऊपर डायरेक्ट 10% अप्लाई कर देंगे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगा। इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है 1 जुलाई वाज 58,000। ये कौन सा इन्वेंट्री है? ब्रॉड ऑन है या कैरिड ऑन है? ये कैरिड ऑन है, क्योंकि ब्रॉड ऑन तो आपका 1 अप्रैल है और 30 जून आपका ईयर एंड है, तो ये 1 जुलाई और 30 जून एक ही डेट समझी जाती है। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 64,000। लो जी, हिंट दे दिया उसने हमें। कहते जो क्रेडिट सेल्स है ना वो 64,000, whereas the debtor balance has on 30th June, डेटर्स का उसने क्रेडिट बैलेंस भी दे दिया। However, direct confirmation from debtor show that receivable in fact total 54,000,
और ये घपला आपको मिल गया। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से रिसीवेबल कितने हैं? 66,000। हमने सब डेटर्स को कॉल की कि यार आप मेरा इतने रिसीवेबल, पता चले कि नहीं एक्चुअल में टोटल 54,000 है। इसका मतलब है 12,000 वो पैसा लेके वो भी चला गया। जो डेटर से 12,000 एक्स्ट्रा है, क्योंकि अब हमें जो 12,000 हमारे एम्प्लॉय को मिल गया, क्या वो हमें देंगे डेटर्स पैसा? वो तो कहेंगे भाई आप एम्प्लॉय था, हमने तो उसको ही देने थे। तो 12,000 का घपला तो हमें यहां से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस हैड ऑलवेज बीन पेड बाय चेक। कहता है ये हमेशा चेक के जरिए पेमेंट होती है। अनपेड इनवॉइसेस फॉर गुड्स ऑन 30th जून 181,000। इसका मतलब है ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 13,000, ये एक्रूड एक्सपेंसेस आ गए। Detailed scrutiny of records revealed that cash receipts of rupees 8,000 which had been received against goods returned to a supplier had not been recorded। कहता है कि हमने एक क्रेडिटर को 8,000 की चीजें वापस की, उसने हमें कैश वापस दिया, वो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब है 8,000 ये भी वो गुड्स रिटर्न करके लेकर चला गया। दो मिस अप्रोप्रिएशन हमें मिल गई। 12,000 रिसीवेबल का पैसा उसकी जेब में चला गया और 8,000 क्रेडिटर को चीजें वापस करके पैसा लेकर चला गया। अच्छा, जब भी ये कैश की बात आए ना, आई कैप जिस तरह से डील करता है वो अभी आप छोटे हो, आपको उन चीजों का आइडिया ही नहीं है। कैश रिटर्न की एंट्री क्या पास होगी? वैसे अगर मैं कैश परचेज रिटर्न की एंट्री आपसे पूछूं तो क्या एंट्री पास होगी? कैश परचेज रिटर्न, कैश परचेज रिटर्न की एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितनी अमाउंट से होनी चाहिए थी? अब इसको आपने क्या क्रेडिटर के लेजर में लिखोगे या नहीं? अच्छा, क्रेडिटर के लेजर में क्यों लिखेंगे? वो तो क्रेडिट परचेज रिटर्न होता है। लेकिन आई कैप लिखता है, आई कैप ना दोनों साइड पे लिख देता है। एक साइड पे परचेज रिटर्न लिखकर, दूसरी साइड पर कैश के नाम से लिखकर वो इफेक्ट नील हो जाता है। वो ऐसा क्यों लिखता है वो आप लोगों को बताना वैसे अभी जरूरी तो नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग होती है ये चीजें। पहले हमारे सिलेबस में ये टॉपिक होता था, अब नहीं है। लेकिन ये पुराने सवाल है, अब नए सवालों में तो उसे देना भी नहीं चाहिए, बनता भी नहीं है, क्योंकि उसने ये बातें सिखाई नहीं है। होता ये है कि जब आप लोग क्रेडिटर के पास, मैंने वैसे थोड़ा थोड़ा आपको बताया था कि रिसीवेबल और पेएबल के डबल ब्रॉडन हो सकते हैं, याद है ये बात? अकाउंट रिसीवेबल के डबल ब्रॉडन हो सकते हैं। जो पैसे आपने लेने हैं वो यहां पर आ जाएगा, और जो पैसे आपने अपने कस्टमर के देने हैं वो यहां पर आ जाएगा। याद है ये बात? अब ये वाला बैलेंस ब्रॉडन का मतलब होता है कि हो सकता है हमने किसी कस्टमर से एडवांस पैसे ले लिए हों, या हो सकता है वो पैसे जो हमने कस्टमर को चीजें बेची थी उसने हमें पैसे भी दे दिए थे, अब उसने हमें चीजें वापस कर दी लेकिन हमने उसके अभी तक पैसे नहीं दिए, तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। मतलब सेल्स की थी, पैसे भी ले लिए, कल को उसने गुड्स रिटर्न कर दी, अभी तक हमने उसको पैसे, तो वो ब्रॉड ऑन इस साइड पर आ जाता है, लायबिलिटी साइड। अब जब इसका कैश रिफंड होता है तो फिर वो डेबिट साइड पर आ जाता है। तो बिल्कुल अकाउंट पेएबल में भी ये ट्रीटमेंट होती है। तो आप अगर अपने लेजर में आई कैप की बुक से मैच करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपका परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है, डेबिट साइड पर नजर आएगा, जैसे परचेज रिटर्न नॉर्मल आता है, और फिर उसका जब कैश पे हो जाता है तो वो क्रेडिट साइड पर नजर आता है। तो आप ऐसा ना किया करो, आप सिंपल इसको कैश बुक में ले जाओ, क्योंकि ये तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम रिकॉर्ड करते, हम कैश डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न क्रेडिट करते। अब परचेज रिटर्न जाएगा स्टॉक के लेजर में, स्टॉक के लेजर में तो जाता ही है ना। अगली बात, Raheel sells goods at gross margin at 20% on sales। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्योंकि उसने हमें कुछ हिंट बताए हुए हैं,
क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर 64,000। इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स उसने हमें बता दी। क्रेडिट सेल्स के ऊपर सीपीएस लगाएंगे तो हमारे पास जो क्रेडिट वो जो चीज आएगी वो किसकी आएगी? क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। अब हमें चाहिए क्या है? सेल्स। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं अकाउंट पेएबल का लेजर बनाते हैं, वहां से परचेजेस जाकर फाइंड करते हैं, फिर जाएंगे स्टॉक का लेजर बनाएंगे, वहां से फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, उस कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर लगाएंगे सीपीएस, वहां से फाइंड होगी टोटल सेल्स। क्या फाइंड होगी? टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स में से 64,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएंगी। ये सारा फ्लो पता चला। और यही तरीका कार होता है। और सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता सिंगल एंट्री के अंदर। बस छोटी मोटी और छोटी बातें आती हैं, बाकी यही सारी चीजें हैं। तो चलते हैं जरा, सबसे पहले क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं। अकाउंट पेएबल का लेजर बनाओ जरा। ब्रॉड ऑन कितना गिवन है? कैरी डाउन तो यहां पर 181,000 है, वो लिख लेते हैं 181,000। हाँ जी, ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन ऊपर गिवन था 151,000। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स वो आपको मिल जाएगा, कैश बुक में तो नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा। ये जो पेमेंट टू सप्लायर 604,000 क्या है? 15159। बैंक 604,000 क्लोज कर देंगे, हमारे पास परचेजेस आ जाए। अगर आप आई कैप का सोल्यूशन देखोगे तो मैं लिख देता हूं आई, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं। परचेज रिटर्न इधर लिखा मिलेगा आपको और कैश रिफंड इधर मिलेगा। इधर भी परचेज रिटर्न कितनी थी? 8,000। इधर भी 8,000 लिख देता है वो, इधर भी 8,000 लिख देता है। तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। जब वो है कैश परचेज रिटर्न तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कितना? 626। अब चलते हैं स्टॉक का लेजर बनाते हैं। स्टॉक में हमारा ब्रॉड ऑन कितना है? कितना? 111,000। कैरी डाउन कितना है? वो एंड पे बताया हुआ था 58,000। ओके होगी बात। अब परचेजेस कितनी है? 679 परचेजेस 626। परचेज रिटर्न भी तो है, तो कैश वाली है, परचेज रिटर्न तो है ना। क्रेडिटर के लेजर में नहीं जाएंगी। स्टॉक के लेजर में या कॉस्ट ऑफ सेल के लेजर में परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होती है। या तो ऐसा करें 6,26,000 में से 8,000 माइनस करके लिख दे, या उसकी देखिए परचेज अगर स्टॉक की डेबिट साइड पर आ रही है तो परचेज रिटर्न उसकी क्रेडिट साइड पर आएंगे, क्योंकि स्टॉक में तो टोटल परचेज का बैलेंस आता है, चाहे वो कैश परचेज है चाहे वो क्रेडिट परचेज है। 8,000। 671 कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 671,000। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट तक का मसला। ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आई है ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक होगी बात। अब यहां से हम फाइंड कर लेते हैं टोटल सेल्स और उसमें से 64,000 निकाल के हमारे पास आ जाएंगी कैश। चाहे आ जाए पे सेल
अगर हम फाइंड करते हैं टोटल सेल्स 671,000 डिवाइडेड बाय मार्जिन है, मार्कअप है ऑन सेल, इसका मतलब सेल है 100 और कॉस्ट ऑफ सेल है 80, तो ये है गया 80 मल्टीप्लाइड बाय 1, 838750 माइनस कर देंगे 64,000, तो हमारे पास आ जाएंगी कैश सेल्स 774750। अच्छा ये हमें क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमें पता, क्योंकि कैश चोरी हो गया है ना, इसलिए हमें कैश का सारा डाटा चाहिए, वरना ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपल आ गया 838750 माइनस 671,000, तो हमारे पास प्रॉफिट तो आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ना। और अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमारे पास आ गया तो आगे जो एक्सपेंसेस की लिस्ट है वो भी आ जाएगी। बेसिकली हम कैश बुक बनाकर ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास लॉस कितना हो, कैश का लॉस कितना है। अब दो लॉस तो हमें पता है, एक 12,000 और एक 8,000, ठीक होगी बात? आगे चलें फिर। हाँ जी आगे, क्योंकि टाइम की अच्छा इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी नहीं है, काम ही आसान हो गया आपका। देखिए आपको डेटर की कैश शॉर्टेज 12,000 का पता चल गया था, तो 12,000 जो उसने 800 वो जो ले गया, बाकी कैश बुक बना के आप लोगों ने बैलेंस फाइंड करना है। अच्छा वो कैश बुक का बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ये तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो आप लोग बना लेंगे, बैलेंस शीट में कोई मसला नहीं है, कैश बुक पे है, ये है कैश बुक। आपके पास ब्रॉड ऑन 5,000 गिवन है, ये 5,000 वाला कौन सा है? वो जो उसने कहा है ना कि वो अपने पास 5,000 का कैश फ्लोट के तौर पे रखता है, और वैसे भी अगर ब्रॉड ऑन में देखोगे तो 5,000 ही नजर आएगा। कैश फ्रॉम डेटर्स, ये आप डेटर्स का लेजर बना लोगे, बना लेता हूं मैं, बना देता हूं, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाओ। आपके पास ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन है 55,000। उसके बाद आपके पास सेल्स कितनी है? 64,000। सारी सेल तो नहीं आएंगी ना, यहां पर तो क्रेडिट सेल्स ही आएंगी। उसके बाद कैरी ऑन कितना है? गिवन है 50। बैंक कितना है? बैंक 29,000। और 12,000 का तो आपको वैसे ही पता चल गया है ना, कैश मिस अप्रोप्रिएशन का, उससे भी तो हमारे रिसीवेबल कम ही हो जाएंगे ना। कैश मिस अप्रोप्रिएट वो कितना है? 12,000। और जो बाकी डिफरेंस आएगा वो कैश रिसीव, एक्चुअल में कैश रिसीव डेटर होगा, क्योंकि कैश भी आया चेक भी है, तो वो कैश कितना आ रहा है? 24,000। अब ऐसा भी कर सकते हो, ये 12,000 अलग से ना लिखो, टोटल 36,000 भी लिख सकते हो, फिर वो मिस अप्रोप्रिएशन भी अलग से नहीं लिखोगे, क्योंकि ये 36,000 कैश बुक में जाएगा, फिर 12,000 उसके अंदर ऐड होके आपके पास कैश मिस अप्रोप्रिएशन आ जाएगा, तो ये 24,000 आपका कैश फ्रॉम डेटर आ गया। बाकी आपका लेजर कंप्लीट है। ये कैश सेल्स, ये आपकी ये कैसे निकली थी या कोई और है? अरे टोटल सेल्स में से 64,000 उसने माइनस कर दिया, यही है। चलें जी कैश सेल्स आ गई, ये हमारे पास ब्रॉड ऑन था, डेटर से कैश आया, और जितने पैसे बैंक में जमा करवाए, ये पता है कहां से पता चलता है? बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट के नाम से। 3 महीने की सैलरी, 3 महीने की ड्राइंग्स, 3 महीने का पैटी एक्सपेंस। अच्छा हमने इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो सही, क्योंकि प्रॉफिट भी तो फाइंड करना है, प्रॉफिट भी तो हमने फाइंड करना है कैपिटल में ऐड करने के लिए, तो वो वर्किंग में बनाएंगे, वो तो बन चुका है। अब ये देखें, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डेप्रिसिएशन, सैलरी, पैटी एक्सपेंस, रेंट और कैश ऑफ डिफॉल्केशन, प्रॉफिट की स्टेटमेंट, ठीक है।
असल में अब अगला सवाल सबसे ज्यादा टेक्निकल है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें टेक्निकल वही चीज है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, और कुछ नहीं। बैटरी है समझने वाली या नींद आ रही है, घूम गए? चलो पहले आप ये 2 सवाल करोगे, ठीक है ना, अच्छी तरह। और अगर कोई भी मसला आता है ना तो ये मुझसे डिस्कस करो, आप ग्रुप में पूछो, जैसे भी पूछो, इसको अच्छी तरह डिस्कस करो। जब ये 2 सवाल हो जाएंगे ना, फिर इसका मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करूंगा, ठीक है। अब